दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के जो भी कोर्सेज हैं उन्हें हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज का जो यह वीडियो जा रहा है आपके बीच में संस्कृत का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में देने जा रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा 2019 से 22 तक। देखिए, आज की इस वीडियो में संस्कृत के 2019 से 22 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में हम देने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब नहीं लगेगा बैक। जाहिर सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका 1 नंबर से किसी का बैक लग जाता है, किसी के 2 नंबर के। ऐसे से तमाम अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास विडंबनाएं बन जाती हैं कि भैया हमारा तो बैक लग गया, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप लगातार चैनल के साथ लगे रहते हैं और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। ये मेरा चैलेंज है। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न पास होने की 100% गारंटी। और यहाँ सफल बैच मात्र 220 रुपये में। मैं बार बार सफल बैच का जिक्र कर रहा हूँ। सफल बैच में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए रखा है। नंबर पर आप संपर्क करिएगा 9452331053 किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है। बाकी यहाँ नीचे देखिए शॉर्ट नोट्स के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, क्योंकि आप अपना फीडबैक मुझे नहीं देंगे तो जिस गति से, जिस लय से आपका पाठ्यक्रम चल रहा है, इसी पाठ्यक्रम से चलता रहेगा। आपका फीडबैक मुझे मिलता है कि भैया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी समस्याएं हों, समझने ना समझने की बात छोड़ दीजिए। कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। हर संभव मैं आपके लिए प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपका फीडबैक हमेशा चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ से दी जा रही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला आपके बीच में उपस्थित है। आप धैर्यता का परिचय दीजिएगा। हर संभव मैं प्रयास करूंगा और मैं 100% का दावा भी करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं बेहतरीन श्रृंखला की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहली चीज़ तो संस्कृत में भैया बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, आपको रूप याद करना होगा। रूप तो हम आपको नहीं याद करा पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए फल का रूप दिया गया है, आप खुद समझिएगा कि फल शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। यानी आपसे कहा जा रहा है, जैसे डायरेक्टली यहाँ तो फलेन दे ही दिया है कि फलेन किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। ठीक है, आपसे इस तरह भी पूछेगा कि फल शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन बताइए, है ना। इस तरह से भी पूछता है। दोनों तरह से डिजाइनिंग आप समझ लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो आपका जो फलेन शब्द है ये तृतीया विभक्ति का है और एक वचन का रूप बनता है। ठीक है, रूप को आपको याद करना होगा, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो आप फल का रूप हर संभव याद कर लीजिए। देखिए, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। देखिए आ गया वही चीज़। ठीक है, तो रामसु आज जो है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है। रमा शब्द का जो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप होगा रामास, तो यहाँ आपके बीच में सही लिखा है। ठीक है, रमास, यहाँ रमा शब्द का जो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन का रूप तो फैक्ट है, लेकिन यहाँ जो आज कुमार लिखा है ये बाबू गलत है, यहाँ आप इसे काट दीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया आपका, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बाकी फलेन शब्द दिया गया है। फलेन शब्द किस विभक्ति और किस रूप का है? तो अगर हम कहें तो फलेन को आपने समझ ही लिया कि फलेन जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। जो है फलेन फलाभ्याम फलये, यानी फलाभ्याम आपका द्विवचन है, ठीक है, तृतीया विभक्ति का, और फलय जो आपका होता है वो बहुवचन यानी तृतीया विभक्ति का रूप है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो है देखिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्या जो है वरान्यबोधत का हिंदी अर्थ क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये कभी कभी आपके बीच में ये थॉट भी दे दिया जाता है, कभी कभी क्या हर बार ये आता है, एक आध थॉट जरूर आता है, ठीक है। और इसका हिंदी रूपांतरण आपसे पूछता है, यानी हिंदी में अर्थ पूछता है, यानी कहा जाए तो ये आपको जो है ट्रांसलेट करने के लिए आ रहा है। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, वही आपको संस्कृत से हिंदी में करने में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठों पुरुषों ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो, ये इसका अर्थ होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, ठीक है। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? विधिलिंग लकार आपका चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्वर, दूसरा हमारा है व्यंजन और तीसरा हमारा है अयोगवाह, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा की वर्णमाला है, इसे हम 3 भागों में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में हम बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने रूप होते हैं? भाई, अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा में आपके 3 रूप होते हैं, ठीक है। देखिए, प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और उत्तम पुरुष हो गया। ये पुरुष 3 होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रूप संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, है ना, इसे भी आप ध्यान दीजिए। अब आगे यहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधों के संस्कृत में नाम लिखिए। देखिए, यहाँ आ रहा है कि आपने आसपास की वस्तुएं, जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, बगीचा हो गया, पौधे हो गए, इन सभी का संस्कृत में नाम लिखने के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर इसके अंतर्गत हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है संस्कृत नाम क्रमशः वृक्ष का है, ग्राहम, उद्यान तथा पादप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आगे कहा जा रहा है, इसका नाम हो गया पेड़ का, वृक्ष हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है पेड़ का आपका हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है। पेड़ का क्या होगा? पेड़ का देखिए, आप कहेंगे वृक्ष हो गया, ग्राहम का घर हो गया, उद्यान का बगीचा हो गया और पादप का पौधा हो गया, ठीक है। हमने सभी को मिला दिया है, अब ध्यान दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, पशु पक्षियों, कौवा हो गया, भंवरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। कौवा पूछा जाता है, कोयल पूछी जाती है, ठीक है। ये अनगिनत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिए, है ना। चलिए, देखिए, अब यहाँ संस्कृत नाम क्रमशः कौवा का आपका हो गया काक हो गया, भंवरा का भ्रमर हो गया, पक्षी का खग हो गया और कोयल का विकह हो गया, ठीक है। ये नाम आपके संस्कृत में है और बाकी हिंदी में आप देख ही सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन में ही दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन से, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। ये हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में, ये आपके एग्जाम में अनगिनत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सिलेबस में रखा गया है भैया, ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया संस्कृत नाम क्रमशः अगर कहें हम तो पादप को हम पुष्प कहते हैं, चौराहा को हम चतुष्ट पथ कहते हैं और अनार को हम दांडिरम कहते हैं, नींबू को हम निम्बुकम कहते हैं और गेंद को हम कंदुकह कहते हैं, ठीक है। ये कब का क्वेश्चन है आप कहेंगे? देखिए, ये जो है ये भी रिपीटेड है ना। आगे यहाँ कहा जा रहा है, रिपीटेड का मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि
जो है इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? आप कहेंगे संस्कृत में लिंग हमारे 3 होते हैं, है ना। और हिंदी में वही अगर कहा जाए तो संस्कृत में लिंग हमारे 2 होते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन से हैं? पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। लेकिन हिंदी में अगर कहा जाए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कहा जाए, यहाँ भी देख सकते हैं 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ ये गम धातु अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप गम धातु को भी याद रखिए, ठीक है। गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो गम धातु जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा, ठीक है। क्या होगा? अगच्छन होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो संस्कृत में पूछा जाता है संस्कृत में वचन कितने होते हैं? आप कहेंगे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में आपके एक वचन, बहुवचन होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड आपके बीच में, या कहा जाए अगला पेज, जो भी आप कहिए, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, है ना। चलिए, देखिए, बालक का रूप भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। जितने भी रूप यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, सभी का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट ही कहा जाए, ठीक है। चलिए, अगला है बालको, ठीक है। बालको शब्द में प्रयुक्त विभक्ति वचन को लिखिए। तो देखिए, बालको शब्द में विभक्ति आपकी तृतीया है और वचन आपका जो है ये वचन बहुवचन है, ठीक है। तो बालको, यहाँ आप देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि बालकों में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो तृतीय विभक्ति है और बहुवचन का रूप आपका बन रहा है, ठीक है। तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ होता है ताज़ा मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा, ठीक है। हमेशा नए नवीनतम मतलब नया होता ही है ना। तो आप कहाँ से क्या अर्थ इसका उस समय आपके दिमाग में आता है, आप याद कर लीजिए, है ना। तो हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में दे रहे हैं, 2019 का है, ठीक है। चलिए, यहाँ आ रहा है, निम्नलिखित फल सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन का है, कद्दू का है, आम का है, केला का, ठीक है। जामुन का संस्कृत में नाम क्या होगा? आम का क्या होगा? कद्दू का क्या होगा? केला का होगा। जामुन का होगा जम्बू, ठीक है। कद्दू का होगा कूसमांड या तुम्बी इसे हम कहते हैं, है ना। आम का आम्र होता है, केरा का करेला, यहाँ करेला दिया गया, सॉरी क्षमा चाहेंगे। करेला का होगा आपका कठिल्का, ठीक है। ये आपके संस्कृत में नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपी टेट लेवल को भी कवर करते हैं, है ना। यूपी टेट में भी ये अनगिनत बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप अच्छी तरह से कंठस्थ जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, भोजन शब्द, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी के संस्कृत में नाम लिखें, ठीक है। तो उत्तर में देखिएगा, नाम क्रमशः जो है चना का चड़का होगा, मक्खन का नवनीतम होगा, नमक का लवण होगा और रोटी का करकट्टिका होगा, है ना। तो यहाँ नमक को लवण तो आप ही लिख सकते हैं, ये नवनीतम आपके लिए थोड़ा सा कठिन है और करकट्टिका आपके लिए कठिन है। चना का चड़का है तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं उसी शब्दों को इस प्रश्न में समाहित कर रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी पपीहा भेड़ बगुला जो है भेड़िया का नाम संस्कृत में लिखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपका बन रहा है ये संस्कृत में नाम से ही बन रहा है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ज़्यादातर आपके लिए यही है कि आप हिंदी से संस्कृत में नाम को याद कर लीजिए। जो आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं पाई जाएं सभी के हिंदी में संस्कृत में नाम को याद कर लीजिए। आपने बुक को परचेज़ किया होगा, बुक को लिया होगा, तो बुक में भी आपकी दी गई होंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, कहा जा रहा है संस्कृत में नाम लिखिए। नीचे मैंने
यहाँ सारणी भी आपका बना है ना। देखिए संस्कृत में नाम सॉरी पशु पक्षी पपीहा भेड़ कहा जा रहा है। इसके अगर हम कहें तो पपीहा का चातक होगा, भेड़ का मेष होगा, बगुला का बलाका होगा और भेड़िया का वकह होता है। ठीक है, किन्हीं 3 साग सब्जियों के नाम आपको लिखना है। देखिए कारवेल्लम करेला हो गया, जो है अलाऊ आपका लौकी हो गया, परसह कटहल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब आप अपने घरों पर भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप घरों पर बोलेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन घर वाले थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे ये कहाँ बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम कहें, यहाँ तक हो गया। आप कारवेल्लम करेला को कहते हैं, अलाऊ लौकी को कहते हैं, पनसह कटहल को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखना है। गर्दन को हम ग्रीवा कहते हैं, नाखून को हम नकह कहते हैं, दांत को हम दसनम कहते हैं, आँख को हम लोचनम कहते हैं और सिर को हम मुंडम कहते हैं। यहाँ एक चीज़ विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो हलंत है, हलंत का प्रयोग जो है ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ ले जाएगा। जैसे आप दसनम लिख रहे हैं और पता लगा आपने हलंत को नहीं लगाया है, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में एक एक बिंदी की महत्वा होती है। ठीक है, इसलिए आप इन चीज़ों को कंठस्थ करिएगा। अब आगे आ रहा है, संज्ञा शब्द को परिभाषित कीजिए। भाई आपने देखा होगा प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। ये पहला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन बन रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब पांचों कौन कौन से हैं, ठीक है, ये चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे, चूँकि ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में संज्ञा के डायरेक्टली भेद पूछ रहा है, लेकिन उसके प्रकार यहाँ पूछे अगर कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसका वर्णन करें, ठीक है, या उसका नाम लिखें, तो आप उस संज्ञा के चारों जो भी भेद होते हैं 5 भेद, उनका आप नाम लिखेंगे। ऐसा तो पूछ नहीं रहा है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, सभी के नाम लिखें। डायरेक्टली अगर इस तरह से पूछेगा तब जाके आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिंग किसे कहते हैं। अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कोई संज्ञा है, ठीक है, अगर उसके स्त्री या पुरुष, जैसे मैं आपको खड़ा कर दूं, ठीक है, मैं आपको खड़ा कर दूं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जिससे आपका यह बोध हो कि वो लड़का है या लड़की है, उसी को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगली स्लाइड या अगला पेज आपके पेज में कहा जाए तो अभी तक आपने देखा इस जो है लिंग आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिंग का ही भाग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लिंग आपके 3 होते हैं। अब हम पुल्लिंग किसे कहेंगे, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, है ना, और जिसमें स्त्री का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कोई पुरुष खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, वो पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, और कोई स्त्री खड़ी है जिसमें किसी स्त्री या मादा जाति का बोध हो, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई स्त्री खड़ी है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ के आए होंगे, बीएससी करके आए होंगे, उन्हें थोड़ी सी समस्याएं हो रही होंगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने भले ही डायरेक्टली लिखा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको उसके डिटेल्स को भी बताया जाए। जैसे मैंने आपको बता दिया पुल्लिंग किसे कहेंगे, पुरुष को हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री को हम मादा कहते हैं, है ना। अब एक सवाल आता है, स्त्रीलिंग आपका हो गया, पुल्लिंग हो गया, इन दोनों को तो आप जान जाएंगे फटाक से, लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि एक शब्द आता है नपुंसक लिंग किसे कहेंगे। ठीक है भाई, नपुंसक आपको पता होगा। ठीक है, इसमें ना ही स्त्री का बोध होता है, ना ही नर का बोध होता है और ना ही मादा का बोध होता है, ना ही मेल, ना ही फीमेल, ना ही महिला, ना ही पुरुष। ठीक है, इसमें एक्को का बोधय नहीं होता है ना। तो इसी को हम नपुंसक कहते हैं, जिसे और भी लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे आप खुद पता है। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
यहाँ किन्नर भी भाई आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है वचन का अर्थ बताइए। वचन कितने होते हैं? एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ये तो संस्कृत में है, लेकिन एक वचन हिंदी में अगर पूछा जाए तो दो होते हैं, संस्कृत में अगर पूछा जाए तो तीन होते हैं। ये भी पूछता है, हिंदियों में पूछेगा, संस्कृतियों में पूछेगा, चूँकि जानता है कि बच्चा कन्फ्यूज़ होगा, ठीक है। आपने याद किया है संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपका ढीला हुआ, ठीक है, तो आप फटाक से इसे तीन पर गोला कर देंगे, और अगर गोला आपने किया तो इस क्वेश्चंस की कहानी फिनिश हो गई। अगर हिंदी में आया, मान लीजिए अगर संस्कृत में आया भाई आपने तीन पर गोला किया, तब तो वो तो रामबाण ही है, ठीक है। चलिए वचन का अर्थ बताइए। उत्तर है संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, है ना। जहाँ पर संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध हो वहाँ उसी शब्द को हम वचन कहते हैं। जैसे एक वचन है, एक लोग रहेंगे तो एक वचन रहेगा, दो लोग रहेंगे तो दो वचन होगा, और बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कुल तीन लोग हैं, तीन लोग से ज़्यादा हैं, तो वहाँ हम बहुवचन कहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वचन का यही तो मतलब कहा जा रहा है, जहाँ संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ठीक है, उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? संस्कृत भाषा में तीन वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, ठीक है, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा, नीति वचन सुभाषितान सूक्तियों का हिंदी से संस्कृत बनाए, है ना। कहा जा रहा है सत्य सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य है ना। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है और आचरण श्रेष्ठ धर्म है। अब यहाँ इन तीनों का सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, इसका जो है संस्कृत रूपांतरण क्या होगा? सभी धनों में विद्या श्रेष्ठ है, इसका संस्कृत रूपांतरण क्या होगा? और आचरण श्रेष्ठ धर्म है, इसका संस्कृत रूपांतरण क्या होगा? तो पहले का देखिएगा, कहा जा रहा है, उत्तर यहाँ देखिए, कहा जा रहा है सत्यमेव जयते नानृतम। ये पहले का सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। दूसरा है सभी धनों में विद्या श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये प्रचलित हैं यहाँ जितने भी दिया गया है, ठीक है। आचारः परमो धर्म, ये भी प्रचलित है। ये तीनों अपने आप में फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिंदी वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करिए। हिंदी वाक्य दिया गया है, भाई वही चीज़ तो है, हिंदी वाक्य है, संस्कृत में अनुवाद करना है। कहा जा रहा है नदी कोस भर तक टेढ़ी है, ठीक है। कहा जा रहा है कि नदी जो है वो कोस भर तक टेढ़ी है। अगला क्वेश्चन है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु होते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का लोभ नहीं करना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ये हमारे आपकी क्या नहीं, सॉरी, किसी चीज़ का लोभ नहीं करना चाहिए। किसी को हम बहुत मोहित हो जाते हैं तो वो मनुष्य के शत्रु हो जाते हैं, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, कोसम कुटिला नदी, ठीक है। आपको हिंदी में अर्थ जानना होगा, सॉरी संस्कृत में अर्थ आपको जानना होगा, ठीक है। ये पहले का आंसर है। दूसरे का लोभ मोह च मानवस्य शत्रु अस्तः, ठीक है, यानी लोभ हो गया, लोभ मोह च मानवस्य शत्रु अस्तः, ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक है। जैसे कुछ संस्कृत वाक्य फिर दिए जा रहे हैं, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। कहा जा रहा है स निसर्गेण चंचल, ठीक है, स पादेन खंजः। कहा जा रहा है वह स्वभाव से चंचल है ना। और अगला है वह पैर से लंगड़ा है, ये अनगिनत बार पूछा है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, वैसे अनुवाद तो याद नहीं किया जाता, अनुवाद आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तृत रूप से, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, विद्या जो है धर्म से ही शोभा देती है, ठीक है। कर्तव्यम हिंसता वचः, ये पहले का है, और विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता
कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करिए। ये जो श्लोक लास्ट है ये श्रीमद् भगवत गीता का है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे कहा जा रहा है अभ्युत्थान धर्मस्य, ठीक है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तद्मानं सृजनमहम, ठीक है। इसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है, महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली यहीं से पूछता है, इसी तरह से पूछेगा, सेम क्वेश्चन है ना। तो अगर इसके हिंदी रूपांतरण को देखा जाए तो कहा जा रहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है। हे भारत, यानी अर्जुन को कहा जा रहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, ठीक है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, ठीक है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानुमानम सृजनमहम, ठीक है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतारित होता हूँ, ठीक है। ये इसका हिंदी रूपांतरण होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, फिलहाल के लिए मैं उम्मीद तो ज़रूर करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपका फीडबैक ही सब कुछ क्लियर करता है कि अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।